Welcomes you. We are discussing the questions based on chronology, matching, and rhetoric and prosody. This is our second lecture in this series, and the first question of this series is we are to find out the accurate chronology of Shakespeare's plays. The very first is लॉज लेबर्स लॉस्ट। यहाँ से एक टेक्निकली चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए एक बार। वी नो वेरी वेल कि टेम्पेस्ट इज द लास्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो टेम्पेस्ट, लेकिन टेम्पेस्ट एक यहाँ पर लास्ट में है, सॉरी यहाँ तो नहीं है टेम्पेस्ट, हाँ एक तो फर्स्ट में ही है एंड एक लास्ट में है। अब इसको दूसरी तरीके से स्टडी करें, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज लॉज लेबर लॉस्ट और इधर है ओथेलो। बट वी नो वेरी वेल कि शेक्सपियर इन हिज अर्ली पीरियड रोट comedies and in later period wrote tragedy. It means first should be comedy and at the end if tempest is there, so this is the correct answer. आंसर तो निकल गया। अब देखिए, then even if we talk about comedies, we categorize them into two subcategory: high comedy and low comedy. Low comedy which were written in the early phase of his life, and mature comedy or high comedy written in the later phase of life. It means that कि जो ट्वेल्थ नाइट है, एज यू लाइक इट है, दे आर नोन एज हाई रोमांटिक कॉमेडी। तो ये लव लेबर लोस्ट से बाद में होनी चाहिए। तो ये एक क्राइटेरिया ये था आपको जज करने का। तो दिस इज द वेरी इजी मेथड जस्ट टू फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजी इफ वी डोंट नो कि यदि ईयर भी नहीं पता है। लेकिन ईयर की यदि बात करें, लव लेबर लोस्ट रिटन इन समवेयर 1590। एग्जैक्ट डेट बिल्कुल कंफर्म कभी नहीं हो पाते हम विलियम शेक्सपियर को लेकर। इफ वी टॉक अबाउट ट्वेल्थ नाइट, इट माइट बी रिटन समवेयर 1602 और कुछ बुक में 1601 भी मिलता है, इनके बीच में कहीं लिखा गया है। एंड ओथेलो 1603 और टेम्पेस्ट 1612। तो दिस इज द करेक्ट मैचिंग। अगेन देर आर certain works. The very first one is Ralph Roister Doister. It is the first comedy, first regular comedy written in English. And it published in 1551, written by Nicholas Udall. The second one is Utopia. Utopia is a prose work by Thomas More. And it published in 1516. It published in Latin. Originally it published in Latin, but in English it was translated by Ralph Robinson. Yes, Ralph Robinson in 1551. तो इंग्लिश वर्जन आता है 1551 में। ओरिजिनली रिटन इन 1516 इन लैटिन, रिटन बाय थॉमस मोर। अस्ट्रोफेल एंड स्टेला, इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस written in English. It was written by Philip Sidney और पब्लिशिंग ईयर है 1591। तो आई थिंक ये बिल्कुल सही इसने दिया है, यही इसका कॉम्बिनेशन बनता है। तो दिस इज द आंसर। अच्छा एक और रह गया, सॉरी सॉरी सॉरी, शेफर्ड्स कैलेंडर रह गया भाई। शेफर्ड्स कैलेंडर फर्स्ट पेस्टरल इक्लोग रिटन बाय स्पेंसर एंड इट पब्लिश्ड इन 1579। ये छूट गया था, तो अब हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा क्योंकि ये पहले आएगा और अस्ट्रोफेल एंड स्टेला बाद में आएगा। तो देख लीजिए अस्ट्रोफेल एंड स्टेला कहाँ गएगा हमारा जो आंसर बनेगा, वो क्या बनेगा, दैट इज, हाँ ये रहा 1551, सॉरी 1516, 1551, उसके बाद 1579 और 1595, 91। तो दिस इज द आंसर।
Sonnet periodical essay. Sonnet was introduced in English by Thomas Watt, belong to 16th century, and Thomas Watt and Arlov Surrey sonnet sequence published in 1557, that is known as Total's Miscellany, published by Mr. Total in 1557. Total number of sonnets were 50. दूसरे नंबर पे है periodical essay. Periodical essay in English started with Joseph Addison. 18th century. Joseph Addison started Spectator or Steel, Tatler, 1711. The third one is Gothic novel. The first Gothic novel is considered Horace Walpole's Mysteries of Udolpho. मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो ये कंसिडर किया जाता है, और हम 1764 इसको रखते हैं. एंड अब्जर्ड प्ले, ये तो बिल्कुल लेटर टर्म है, हमें पता है अच्छे से. यदि हम अब्जर्ड प्ले की बात करें 20th सेंचुरी का है. और 1961 मिथ ऑफ सिसिपस कामों के साथ हम मानते हैं. वैसे फ्रेंच में इससे पहले उबू रोय वगैरह में ये मिलता है. तो इट मीन्स द फर्स्ट सीक्वेंस इज गिवन, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. फर्स्ट सोनेट, देन पीरियोडिकल एसे, गोथिक नोवेल एंड अब्जर्ड एलिमेंट, अब्जर्ड प्ले. सैमुअल बेकेट का नाम लिख सकते हैं. टॉम स्टफर्ड, और इसमें एक नाम कौन सा रह गया, यूनेस्को, हाँ, जो फ्रेंच प्ले राइट है, क्या नाम है, सोपार्नो, बाल्ड सोपार्नो वाक है जिनका. Then there are 4 poets. The first one is Stephen Spender, who is considered left-wing poet, belongs to W.H. Auden group. They are known as 1930s poet. इसमें W.H. Auden, स्टीफन स्पेंडर, लुई मैकनीस, C.D. लेविस, ये लोग शामिल हैं. स्टीफन स्पेंडर के लाइफ स्पैन की बात करें तो ये लाइफ स्पैन है. T.S. Eliot, a Nobel laureate who won Nobel in 1948, author of Wasteland, Cocktail Party, Murder in Cathedral, और परफॉक जो फर्स्ट इनका वर्क माना जाता है. तो ये सारे के सारे वर्क्स हैं. देन फिलिप लार्किन, हु इज कंसिडर्ड अ मूवमेंट पोएट. मूवमेंट पोएट्री इस्टेब्लिश्ड इन 1950s. हाँ, T.S. एलियट का लाइफ स्पैन हम लिखना छोड़ दिया, दैट इज 1965. If we talk about Larkin, then it is 1928 to 1985 or 1922, sorry. If we talk about Ted Hughes, ये आपके जो है 1893 to 1998. 1998 में इनकी डेथ होती है, और इनका बर्थ है 1913. बर्थ मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं, बट डेथ 1998 में होती है. तो इसका मतलब अब इसको यदि हम सही तरीके से लगाएंगे तो सबसे पहले यहाँ आएंगे एलियट, देन स्पेंडर. हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर.
Ted Hughes, known for his animal poetry. Iris Moore is husband of Sylvia Plath. फेमस पोएम है वॉक इन द रेन। थॉट फॉक्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्री है, किसकी है? टेड ह्यूज की। The first concept is negative capability. It was propounded by John Keats in one of his letters written in 1817 to his brothers George and Thomas. Negative capability means when a person is in uncertainties, doubts and mysteries without feeling irritated, reaching after fact. This is known as negative capability. Sublime. Sublime is a concept given by Longinus, a ग्रीको-रोमन जो है क्रिटिक, ये थे ग्रीको रोमन क्रिटिक थे लॉन्जाइनस की यदि बात करें सबलाइम की। और डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये बीसी के हैं। डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, इट इज अ कॉन्सेप्ट प्रोपाउंडेड बाय टी.एस. एलियट एंड द एसे इज मेटाफिजिकल पोएट्स। मेटाफिजिकल पोएट्स, और ये पब्लिश होता है 1921 में। हिट्रोग्लोसिया इज अ टर्म प्रोपाउंडेड बाय मिखाइल भक्तिन। प्लूरलिटी की जो बात करती है, और भक्तिन की यदि हम बात करें तो ये इनका वाक है डिस्कोर्स इन द नोवेल। इस वाक में बात करते हैं ये इसकी, और ये पब्लिश होता है 1934 में भक्तिन। तो इट मीन्स दैट सबसे पहले कौन आएंगे? लॉन्जाइनस आएंगे, ग्रीको रोमन क्रिटिक है। तो लॉन्जाइनस 2 में है, ये हो गया, ये हो गया। दूसरे नंबर पे आना चाहिए कीट्स, नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो 2 में है मेरे ख्याल से ये भी। अब तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए? डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, लेकिन ये लास्ट में है, तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। थीसिस इज एन, ये ऑल आर एलिजीज, एलिजी रिटन बाय मैथ्यू आर्नल्ड। और जो थीसिस है ये पब्लिश कब होती है इसकी यदि हम बात करें तो इट पब्लिश्ड इन 1865, रिटन ऑन द डेथ ऑफ आर्थर ह्यू क्लो। Second one is Adonis. It is also an elegy written by B.B. Shelley, published in 1821, written on the death of John Keats. Third one is Lycidas. Lycidas elegy written by John Milton, published in 1637, और it was written on the Edwardia, ये मिल्टन के फ्रेंड थे। द लास्ट वन इज मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, रिटन बाय W.H. Auden, और इसका जो पब्लिशिंग ईयर है वो है 1939, और इसमें तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, रिटन ऑन द डेथ ऑफ W.B. Yeats। हमने यहाँ से सिर्फ क्रोनोलॉजी चेक नहीं की है, काफ़ी सारे फैक्ट्स देख लिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कौन सा ट्रेजेडी एलिजी किसकी डेथ के ऊपर है, तो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो। द फर्स्ट वन इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ आर्थर ह्यू क्लो, सेकंड वन जॉन कीट्स, देन एडवर्ड यंग एंड देन W.B. Yeats, and these are the publishing year and these are the poets।
So these three facts very important. There are certain essays, and the first essay is Science, Structure and Play. The essay published in 1966. It is an essay by Derrida, Jacques Derrida. And in this essay, Jacques Derrida propounds his philosophy of deconstruction. Science taken for wonder. Science taken for wonder. The essay written by Homi K. Bhabha, post call Homi K. Bhabha, and it published in 1871. Death of the author, written by Roland Barthes, published in 1968, where he said that the death of the author and birth of the reader means the authorial क्या बोलते हैं उसको, जो अथॉरिटी है, that is being challenged by the authority of the reader. Means now the attention shifts from the author to the reader. For meaning, we are not to try to understand the authorial intention, rather the reader will decide what is the meaning. And not a कहते हैं ना, not a single meaning can be called as accurate meaning. There must be plurality, because the readers are many, various. So each and every person has one's own approach, and that's why no single meaning or no single interpretation of a work is eligible or is accurate. No, there is multiplicity. ये है बात डेथ ऑफ द ऑथर की। और उसके बाद भी है क्या कोई? हाँ, टू यूजेज ऑफ लैंग्वेज, द एसे रिटन बाय रोमन जैकबसन। और ये जो एसे है रोमन जैकबसन का जिसमें हम बात कर रहे हैं, टू यूजेज ऑफ लैंग्वेज, ये है 1924 में। और टू यूजेज कौन से हैं? वन इज इमोटिव एंड सेकेंड वन इज साइंटिफिक यूज। ये इम्पोर्टेंट है। तो अब आप इनको कर लीजिए, सेटल किस तरीके से करेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एसेज थे। अब देख लीजिए, टू यूज ऑफ लैंग्वेज नंबर 1 पे आएगा, क्योंकि इसका ईयर 1924 है, एक में ही है ये आपका। अच्छा, एक में और भी है, लेकिन लास्ट में क्या आएगा? ये साइन टेकन फॉर वंडर, साइन टेकन फॉर, अच्छा मैंने 1871 लिख दिया, सॉरी 19 आएगा ये। तो ये हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, दैट इज द करेक्ट आंसर। There is a poem written by W.B. Yeats, and the poem is Wasteland. There are 5 sections of the poem, 4 mentioned here, and we are to mention in systematic order. Wasteland published in 1922. तो इसका जो फर्स्ट जो पार्ट है वो कौन सा है? बरियल ऑफ द डेड, 1 नंबर है जी। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ये लाइन ओपनिंग। गेम ऑफ चेस, दैट इज सेकंड वन, जहां पर मदाम सोसोट्रिस। फायर सरमन 3, डेथ बाय वाटर 4, और लास्ट है व्हाट द थंडर सेड, जो इसमें नहीं दिया है। व्हाट द थंडर सेड। इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, जिसमें मदाम सोसोट्रिस है, सिबिल, यूरेशिया जो नरेटर है, और इसमें कॉन्क्यूबाइन है, और इसमें एक सोल्जर की भी बात होती है, इसमें टाइपिस्ट है। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। ये क्वेश्चन भाई कई बार आया, इसको प्लीज ध्यान से देखें। दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड many times by the examiner. Then there are certain Indian novels, chronicle order,
First one is Midnight's Children, that published in 1981. It is written by Salman Rushdie. ठीक है. Second one is Nectar in a Sieve. The novel is written in 1954 by Kamala Markandeya. और इसमें जो कैरेक्टर है वो कौन है? मेजर कैरेक्टर रुक्मणी, और इनके हस्बैंड है नाथन. एक डॉक्टर है, एडवर्ड की क्या नाम है, और इनकी बेटी है जो बाद में अपने छोटे भाई के लिए इवन शी हैज़ टू वर्क एज अ सेक्स वर्कर, मीन्स प्रोस्टिट्यूट. Introduction of tannery in the village disturbed the life of Rukmani and her family. Kanthapura, written in 1938, it's a short novella written by Raja Rao. A Gandhian novel it is. Narrator is a widow Brahmin named Achakka. और इसमें बड़े खान, मूर्ति, ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है. गांधी मैन कौन है, गांधीयन कौन है? मूर्ति है. ये कुछ कैरेक्टर्स. कैलकाटा क्रोमोसोम इज अ नोवेल रिटन बाय अमिताव घोष. अमिताव घोष का ये वर्क है, और ये वर्क पब्लिश होता है 1995 में. तो आप देख लीजिए, सबसे पहले नंबर पे कांथापुरा आना चाहिए, फिर नेक्टर इन सीव आना चाहिए. कांथापुरा सब में दिया है भाई. यहाँ सेकंड नंबर पे मिडनाइट चिल्ड्रन नहीं हो सकता, नेक्टर इन सीव. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. There are certain critical works. The English novel Form and Function. The English novel Form and Function, the book published in 1953, and it is written by Dorothy Van Ghent. The Craft of Fiction, second one. The Craft of Fiction. Craft of Fiction, it is written by Percy Lubbock, and it published in 1921. Aspects of the novel written by, ये 1923 में पब्लिश होता है, और ये लिखा गया है 1927, yes, E.M. Foster. और एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल में पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं. ये नरेटिव की बात करते हैं. फर्स्ट पर्सन नरेटिव, सेकंड पर्सन नरेटिव एंड थर्ड पर्सन नरेटिव. और थर्ड पर्सन नरेटिव को ओमनिशिएंट नरेटिव भी, नरेशन भी कहा गया है. तो इट अकर्स इन एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल रिटन इन 1927 by E.M. Foster, who is also known for his homosexuality, association with the Bloomsbury Group, and the famous novel Passage to India और होवर्ड्स एंड. ये सारे के सारे नोवेल किसके हैं? ये E.M. Foster के. द सेंस ऑफ एंडिंग. द सेंस ऑफ एंडिंग दैट इज रिटन बाय, यदि आप बात करेंगे तो यह जूलियन बार्न्स का है. जूलियन बार्न्स. इट्स अ नोवेल पब्लिश्ड इन 2011. इट्स अ नोवेल. ये क्या है? एक नोवेल है. तो इस हिसाब से सबसे पहले आना चाहिए फोस्टर सिर्फ एक में ही है. हो गया आपका काम. तो इस तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए कि भाई इनमें सबसे पुराना कौन नज़र आ रहा है, तो वो सबसे पहले होना चाहिए.
Sohrab and Rustam. Sohrab and Rustam, it is a work written by Matthew Arnold. It is absolutely correct. Published in 1853. It is based on a Persian work Shahnama. Persian work Shahnama. The second one is The Princess, written by Lord Alfred Tennyson, and it published in 1847. Hugh Sylvan Moberly. Hugh Sylvan Moberly वर्क किसका है? It is a poem by Ezra Pound, written in 1920. Excursion is a poetical work written by Wordsworth, और पब्लिशिंग ईयर है 1840. चलो ये तो मैचिंग का क्वेश्चन था, सोल्व हो गया. यदि ये होता क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन तो सबसे पहले क्या आता? इसमें सबसे पहले आता डी यानी कि 1814 वाला, उसके बाद आता आपका 1847 यानी कि बी, फिर आता आपका ए और फिर आता आपका सी. तो ये वाला आपका आंसर बनना था फिर, इफ देयर वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजी. Middlemarch is a novel by George Eliot, written in 1872. और डोरोथिया है, कोजबन है, लेडी सॉरी डॉक्टर लिजेट है, ये कैरेक्टर हैं. इट्स नॉट अ पिकास्क नॉवल. पिकास्क नॉवल का मतलब क्या है? वेयर the protagonist takes a journey and during that journey he or she met so many adventures. वो पिकास्क नॉवल होता है. पिकार का मतलब होता है रोज, ठग, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है. विमेन इन लव, इट इज अ नॉवल रिटन बाय D.H. Lawrence. The novel published in 1920 in sequel to Rainbow. The novel is based on human relationships, especially man-woman relationships, sexual relationship आप कह सकते हो. Their Brangwen sisters Ursula, और दूसरे का क्या नाम था उसका? सोफी. चलो याद आएगी तो बताओ. उर्सुला एक और इसकी बहन थी. Pamela is considered the first novel written in English, published in 1740. It is written by Samuel Richards. ठीक है. And it is an epistolary novel, मतलब it is written in the form of letters. A daughter who writes letter to her father. So this match is correct. Pride and Prejudice. It's so the major theme is marriage, human nature. So it is not an autobiographical novel. It is written by Jane Austen. जेन ऑस्टन का ये वर्क है यदि हम बात करें, एंड इट पब्लिश्ड इन 1813. फिक्शनल रीजन दिए हैं. डिकन्स का कोई फिक्शनल रीजन इस तरीके से मैनचेस्टर नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलता. विलियम फॉकनर, ये अमेरिकन है. विलियम फॉकनर ये बिल्कुल सही है. इट इज पी. योंका पाटपा, इट इज द फिक्शनल रीजन ऑफ फॉकनर. इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. जोइस, ही राइट्स इन आयरलैंड, मतलब इनकी जो सेटिंग होती है वो आयरलैंड की होती है. इट इज ऑल्सो रॉन्ग. लॉरेंस, ये जो माइन जो
एरिया है, माइन डिस्ट्रिक्ट है, उधर लिखते हैं, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फिक्शनल रीजन को लेकर कौन लोग फेमस है? आर के नारायण, मालगुडी, स्कॉट वेवरली, हार्डी, वेसेक्स, ये there are certain movements and their propounder. Naturalism was a movement. It was you can say propounded by started by Emile Zola, a French। ये बिल्कुल सही है। सिंबोलिज्म जो 1920s का मूवमेंट है। टी.ई. ह्यूम किसके थे? ये तो न्यू क्रिटिसिज्म के थे, नहीं सॉरी इमेजिज्म। तो टी.ई. ह्यूम इज रॉन्ग। इफ यू टॉक अबाउट सिंबोलिज्म देन ए.सी. स्विनबर्ग। शुरुआत फ्रांस से है, जहाँ पर आपको मलारमी, वर्ने, ये वाले जो है वेलरिन, मलारमी, ये वाले पोइट्स मिलेंगे। एक्सप्रेशनिज्म, वर्जीनिया वुल्फ, absolutely wrong. If you talk about expressionism, तो then there is it has क्या बोलते हैं, जर्मन ओरिजिन। तो इसमें आपका वर्जीनिया वुल्फ नहीं है। और इंग्लिश में यदि बात करें तो अमेरिकन जो ऑथर हैं, चाहे वो हेनरी मिलर हो, आर्थर मिलर हो, या आपके उनका क्या नाम है, आइसमैन कॉमेथ वगैरह जिनके हैं, अरे यार उसका है तो उसके प्लेज में मिलता है। मैजिक रियलिज्म ये गैब्रियल गार्सा मार्क्वेज का है, जबकि इसने ग्रैम ग्रीन दिया है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। There are certain works and the poets, novelists. The first work is that is the Stone Angel. Stone Angel is a Canadian novel written by Margaret Laurence, and it published in 1964. So it means Audrey Thomas wrong है। The Burning Water. The Burning Water is a novel written by Diana Targart. And the novel published in 1989, sorry, it is a fantasy novel है। Third one is What the Crow Said, written by Robert Crosset। ये इनका वर्क है। और जो लास्ट नॉवल है आपका मार्गरेट अटवुड, इट मीन्स अब एक ही रह गया, तो वो बिल्कुल सही है। द ब्लाइंड असैसिन, इट पब्लिश्ड इन 2000, रिटन बाय मार्गरेट अटवुड, अ कैनेडियन। मैंने उस दिन भी बोला था ये मार्गरेट लॉरेंस और अटवुड में आपको डिफ्रेंशिएट करके चलना है, इसको समझना अच्छे से प्लीज, ये ध्यान रखना। तो चलिए, मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो इज फेमस फॉर टैम्बुरलिन, जो कि एशियन एम्परर तिमूर की लाइफ पर है। एडवर्ड सेकेंड, ज्यू ऑफ माल्टा, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, हु इज ज्यू ऑफ माल्टा इन दिस नॉवल प्ले, सॉरी, और वो कौन है? बाबस। और कौन है इनका प्ले? डॉक्टर फॉस्टस मेन है वो तो।
तो और पोस्ट किसका है? पोस्ट इज रिटन बाय गोथ, तो इट मीन्स इट्स रॉन्ग. फ्लैचर, द वाइट डेविल. वाइट डेविल इज अ वर्क बाय वेबस्टर, जॉन वेबस्टर. White Devil along with one more play, that is Duchess of Malfi. और इसमें विक्टोरिया कोरम्बोना, व्हाइट डेविल में विक्टोरिया कोरम्बोना इज द हीरोइन. कोरम्बोना. कॉन्ग्रीव ओल्ड बैचलर. कॉन्ग्रीव का वाक किसने दिया? ओल्ड बैचलर. और ये लिखा गया है ब्योमेंट एंड फ्लेचर से. ब्योमेंट एंड फ्लेचर का वाक है. काफ़ी सारा काम कोलैबोरेशन में दोनों का है, ब्योमेंट एंड फ्लेचर का. तो इट मीन्स ये गलत है. और कॉन्ग्रीव का क्या है? कॉन्ग्रीव के जो वाक्स हैं दैट इज, ओहो सॉरी 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 सॉरी, ओल्ड बैचलर तो भाई कॉन्ग्रीव का ही है. ओल्ड बैचलर कॉन्ग्रीव का है. और वे ऑफ द वर्ल्ड कॉन्ग्रीव का है. लव फॉर लव कॉन्ग्रीव का, ऑल फॉर लव कॉन्ग्रीव का है. यस यस, दिमाग कहाँ चला गया. इट इज करेक्ट. बेन जॉनसन, द मेड्स ट्रेजेडी इज रिटन बाय ब्योमेंट एंड फ्लेचर. ये वाक है ब्योमेंट एंड फ्लेचर का, और ये 1619 में आता है. जॉनसन का नहीं है. जॉनसन के वाक कौन से हैं? वॉलपोन है जी, एपिकोइनी है, एवरी मैन इन ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर. ये सारे वाक्स किसके हैं? जॉनसन के हैं. नादीन गोडिमर, the novelist who is white, writes about blacks. She belongs to South Africa. Her famous novel is July's People. She won Nobel in 1991. Chinua Achebe, the great novelist, he is from Nigeria. He wrote Things Fall Apart. It is about Yabo culture. It published in 1957. Arrow of God, 1960. Or No Longer at Ease, 1964. It is known as Trilogy. ये 3 novels. सबसे important है Things Fall Apart. Title has been taken from Second Coming, the poem by Yeats. Judith Wright. Judith Wright is known for Australian Aboriginal culture. She belongs to Australia. बिल्कुल सही वाक है. Peter Carey is also belongs to Australia. So it means Canada is wrong. So only correct answer is, only the correct option is Judith Wright, Australia. ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारा आंसर रहेगा. गिरीश कार्नाड, जिनकी अभी डेथ हुई है, अ ग्रेट प्ले राइट, एक्टर, फिल्म डायरेक्टर. ही रोट इन कन्नड़. ठीक है. और इनके जो फेमस प्ले हैं वो कौन कौन से हैं? तुगलक है जी, एवदाना है, और ययाति है, ययाति, बाली है, और फायर एंड द रेन है. ये सारे प्लेज किसके हैं? द प्लेज रिटन बाय गिरीश कार्नाड, हु रोट इन कन्नड़, अ ग्रेट प्ले राइट एंड फिल्म डायरेक्टर. ए के रामानुजन. सेकेंड वन इज ए के रामानुजन. देखिए ए के रामानुजन जो है, ही वॉज नॉट अ तमिल, मतलब तेलुगु उनकी लैंग्वेज नहीं थी रामानुजन की. और जी कमला दास, तमिल नो.
Kamala Das, she wrote in Malayalam, Kerala से थी, and English. इंग्लिश में कमला दास और मलयालम में माधवकुट्टी के नाम से। आर पार्थसारथी, ये मलयालम लिखा हुआ गलत है, आर पार्थसारथी रोट इन इंग्लिश। और इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य रफ पैसेज बाई आर पार्थसारथी। Mrs. Malprop, she is a character in The Rival, a play by Sheridan. School for Scandal is also written by Sheridan. यहाँ पर कैरेक्टर है लेडी टीजल है, ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पर लेडी टीजल की यदि बात करें तो। Nora is a character in Doll's House. Doll's House is a great play written by Henrik Ibsen. लास्ट अटेम्प्ट जो हुआ था, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट, उसमें हेनरिक इब्सन के डोल्स हाउस से एक डायलॉग आया था जिसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 क्वेश्चंस वर देयर ऑन द बेसिस ऑफ डोल्स हाउस, हेनरिक इब्सन। Seagull is also a play. It is written by Anton Chekhov, a Russian. She stoops to conquer by Lydia Languis, ये भी गलत है। लीडिया लैंग्विज का ये वाक्य नहीं है, बल्कि ये ओलिवर गोल्डस्मिथ का है। ओलिवर गोल्डस्मिथ एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। पब्लिश्ड इन 1773। एंड वन मोर क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शी स्टूप्स टू कॉन्कर हैज अ सब टाइटल एंड द सब टाइटल इज मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट। मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट, दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी फाइंड मैनी टाइम इन एग्जाम। द लास्ट वन इज दैट इज एलिजा डूलिटल पिगमैलियन। एलिजा डूलिटल का वाक्य इसने दिया है पिगमैलियन, और ये बिल्कुल सही वाक्य दिया है। यस, John is 6 feet tall and 240 is an assertion of a fact, judgment, opinion, inference। फैक्ट मतलब इट इज़ अ फैक्ट, जो बिल्कुल जिसमें कोई एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, एक फैक्ट है भाई, ये चीज़ ऐसी है। जजमेंट, व्हेन वी पास अ जजमेंट आफ्टर इवेल्युएटिंग समथिंग। ओपिनियन मतलब it is not confirmed that the opinion you are giving that is the final, but it might be one of them। and inference, inference क्या होता है? inference का मतलब होता है कि when you reach to a conclusion and your conclusion is based on fact and आप कह सकते हो reasoning, it is the combination of logic मतलब reason and fact। तो ये जो है किसी की हाइट जब बताई है, ये फैक्ट भी है और लॉजिकल भी है, तो इट मीन्स दैट इट इज एन इन्फरेंस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इट इज अ लिटरेरी डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इंडियन थियोरी ध्वनि लोक। ध्वनि लोक का जो थियोरी है दैट इज गिवन बाय आनंदवर्धन। आनंदवर्धन संस्कृत ये स्कॉलर रहे हैं, वामन का नहीं है। ध्वनिलोक बाई आनंदवर्धन। नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र इज अ ट्रीटाइज रिटन ऑन ड्रामा, डांस एंड म्यूजिक, द ओल्डेस्ट ट्रीटाइज अवेलेबल टू अस। इट इज रिटन बाई भरत मुनि। द बुक कंटेन्स ऑलमोस्ट 6000 श्लोक्स, 6000 वर्सेस इट कंटेन्स, तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मम्मट वक्रोती, वक्रोती जीवितम, वक्रोती जीवितम जो है ये वाक्य किसका है? इट इज बाय कुंतक।
नोट बाय मम्मट, मम्मट गलत है। अभिनव गुप्त, अ ग्रेट क्रिटिक ऑफ नाट्यशास्त्र, कमेंटेटर ऑफ नाट्यशास्त्र बल्कि कहना चाहिए, एंड ही बिलोंग्स टू कश्मीर। 10th सेंचुरी के ये स्कॉलर हुए हैं। काव्य अलंकार नहीं, इनका वाक है अभिनव भारती, अभिनव भारती। काव्य अलंकार किसका है? वामन, ये किसका है? वामन का है। सीक्वेंस structuralism we find the essence of structuralism in Claude Lévi-Strauss also, but mainly as a discipline it started in 1950s by de Saussure, Ferdinand de Saussure. New criticism T.E. Hume, Ezra Pound, I.A. Richards, Emmy Lowell, American concept 1920s. Deconstruction theory given by Jacques Derrida in 1960s-70s. Reader response theory Hans Robert Joss mainly, J. Hills Miller and 1980s का theory है. So it means that reader response theory should be at the end and new criticism should be in the beginning. So it occurs in option number B. So this is the answer. Vanity Fair is a novel by William Makepeace Thackeray. The title has been taken from John Bunyan पिलग्रिम प्रोग्रेस। बहुत बार ये क्वेश्चन आया, टाइटल कहाँ से लिया गया है? पिलग्रिम प्रोग्रेस। द बुक इज इन 2 parts. फर्स्ट पार्ट नरेट्स द जर्नी ऑफ क्रिश्चियन जीसस एंड सेकंड वन इज हिज वाइफ क्रिश्चियना, मर्सी उनके साथ है, और एक है ग्रेट हार्ट, ये कैरेक्टर है। हेनरी एस्मंड, अच्छा साथ में हमें इनके वो भी लिखने चाहिए। Publishing year, it published in 1848. Henry Esmond is another novel written by William Makepeace Thackeray. It published in 1852. Middlemarch is a work by George Eliot. It is considered the epic novel of George Eliot and most important the best novel. और इसके बाद इसकी जो है वर्जीनिया वुल्फ ने काफ़ी तारीफ की है इस नॉवल की, मिडलमार्च की, and it published in 1872. The Return of the Native. Return of the Native is a novel by Thomas Hardy and it published in 1878. और इत्तेफाक से पहला ही बिल्कुल क्रॉनिकल ऑर्डर में दिया है ऑप्शन, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. There are 4 major tragedies written by William Shakespeare, that is Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth. We are to mention them in chronicle order. Whenever we talk about William Shakespeare's plays dates, it is very difficult to mention the exact date. But जिन डेट्स के ऊपर ज़्यादातर स्कॉलर्स की सहमति बनी है वो है, यदि वी टॉक अबाउट किंग लियर, तो किंग लियर का जो डेट बनता है वो यदि हम बात करें तो वो है आपका दैट इज 1605-6 पे मानते हैं। ओथेलो 1603, मैकबेथ की यदि बात करें तो 1606, हैमलेट की यदि बात करें तो ये कहीं 1601 ही बेसिकली मानते हैं। इसका याद करने का, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया है, तरीका क्या है, हम इस तरीके से लिख लेते हैं HOLM, होम। H means Hamlet, O means Othello, L means King Lear और M means Macbeth। एक और तरीका है, ट्रेजेडी जो है, द लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर दैट इज हेमलेट एंड शॉर्टेस्ट दैट इज मैकबेथ। तो इट मीन्स जो लॉन्गेस्ट है वो पहली है और शॉर्टेस्ट है वो लास्ट है। तो इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, एक तरीका है। तो इट मीन्स इट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप,
ये रहा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी। अ मेट्रिकल फुट कंटेनिंग अ स्ट्रेस्ड, ये तो आप नोट कर लीजिए, इसको इस तरीके से करिए, आई ए टी डी। एक क्वेश्चन पक्का है, ये मान लो पेपर लीक है, 2 नंबर यहाँ से तो हैं ही पक्के। आई मीन्स iambic, iambic means an unstressed syllable is followed by a stressed syllable, it is known as iambic. then anapaest, anapaest में क्या होगा, an two unstressed syllable in the beginning followed by one stressed syllable. trochaic, बिगिनिंग में क्या है, स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड, एंड देन एक मिनट, सॉरी ये ऐसे, यस यस, एंड dactylic देयर आर 2 stressed syllable followed by 1 unstressed syllable। ये याद कर लीजिए, इसका रिलेशन इसके साथ, सॉरी इसका रिलेशन इसके साथ और इसका रिलेशन इसके साथ, ये भी क्वेश्चन आया था एक बार। दूसरा इसके साथ एक चीज और याद करिए, मोनोमीटर मीन्स वेयर इज 1 syllable। डाईमीटर, एक क्वेश्चन पक्का है इनमें से, 2 syllable। ट्राईमीटर 3 syllable। टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7 और ऑक्टा 8। ये याद कर लीजिए, यानी कि 8 चीज़ें ये हैं और 4 ये, 12, टोटल 12 हैं और 2 नंबर पक्के हैं। कई बार तो 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, नहीं तो एक तो पक्का है, कोई अटेम्प्ट ऐसा नहीं गया जिसमें एक क्वेश्चन ना आया हो। तो इट मीन्स दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें नेट के अलावा भी ये क्वेश्चन पक्का आता है, तो दैट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट। तो ये आज के लिए था, सेकेंड लेक्चर हमारा मैचिंग में था और इसके बाद हम कम से कम 8 से 10 लेक्चर इस फील्ड में करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।